Happy evening, sir. Very good evening, Priti. How are you? I am good, sir. So thank you So, again for joining with us. yes, please. सर क्या आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बात कर लें? राइट, यस करें बिल्कुल। सर इसका वेटेज क्या होगा? ठीक है। अब प्रीति, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रा एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन प्रीवियस सेशन कि वेटेज ऑफ दिस यूनिट अलजेब्रा इज 20 मार्क्स एंड वी हैव 4 चैप्टर्स इन अलजेब्रा: polynomials, linear equations in two variables, quadratic equations and arithmetic progression. So overall weightage of this chapter will be 5 marks plus minus 2. That means कि it may be 7 marks हो सकता है, 7 से 8 नंबर भी आने का चांस है। तो यानी कि आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का वेटेज अलजेब्रा में सबसे ज्यादा रहना है। और इसके पीछे एक लॉजिक यह भी है कि इस चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पिछले साल में पूछे गए हैं। तो मान करके चलो कि अगर केस स्टडी में अगर सेक्शन ई में एक प्रश्न अगर आ जाता है इस चैप्टर से, तो 4 नंबर का वेटेज वहां पे शिफ्ट होगा। और फिर सेक्शन डी से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन हो सकता है जो 3 मार्क में हो, तो 4 + 3 7 मार्क्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। या 4 मार्क्स केस स्टडी का अगर हो गया तो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन होगा, तो उस केस में 6 मार्क्स का कॉम्बिनेशन हो गया। बच्चों को एक या दो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स कि मैं अगर मेरा ए प्रेडिक्शन है इस चैप्टर का वेटेज 7 to 8 मार्क्स अराउंड सीबीएसई बोर्ड के पेपर में रहना है। दैट इज बहुत मेजर वेटेज है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 80 है। तो 80 का अगर 8 नंबर का वेटेज रहता है, दैट मीन्स कि 10% ऑफ इंटायर मैक्सिमम मार्क्स है। तो वेटेज ऑफ दिस चैप्टर बहुत प्रोमिनेंट वेटेज है इस चैप्टर का। तो बच्चों को प्लान तरीके से इस चैप्टर की तैयारी करनी चाहिए। यस प्लीज। तो दैट मीन्स केस स्टडी से इस चैप्टर से आने की पॉसिबिलिटी है? देखिए, केस स्टडी से बेसिकली तीन से चार चैप्टर ऐसे हैं टोटल मैथमेटिक्स में जो केस स्टडी के लिए बिल्कुल हॉट चैप्टर कहे जाते हैं। उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक चैप्टर है। अगर आप लास्ट 3 to 4 ईयर्स का ट्रेंड्स अगर देख लो, जब से केस स्टडी स्टार्ट हुआ है तब से आपको हर साल करीब करीब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी से। और 5 और 6 चैप्टर ही हैं जहां से केस स्टडी पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज वन ऑफ देम। सो यस, मेरा मानना है कि यस, केस स्टडी का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। और इस चैप्टर से अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होगा, बच्चे बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यस प्लीज। सर इज टेक्स्ट बुक सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, या हमें एग्जाम्पलर भी करना है, या हमें कोई एडिशनल बुक्स, रिसोर्स बुक्स भी फॉलो करनी चाहिए फॉर प्रीति दिस बेसिकली, चैप्टर? यस ठीक है, योर क्वेश्चन इज वेरी गुड। प्रीति बेसिकली जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी से। ठीक है, दैट इज द बेसिक बुक। ठीक है, मैं तो उस बुक को बाइबल, गीता, रामायण, महाभारत, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब सब कुछ कहता हूँ। ठीक है, हालांकि दुनिया ये बोलती है कि उससे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बेसिक वही है, फाउंडेशन वही है, और अपने फाउंडेशन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम अगर आर डी शर्मा पढ़ लें, बीके सिंह पढ़ लें, आर एस अग्रवाल पढ़ लें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एनसीईआरटी को इग्नोर करें, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस पे ही हमने भी वो बुक बनाई है। अगर मैंने अपनी बुक बनाई है तो मेरा ग्राउंड एनसीईआरटी ही रहा है ना। आर डी शर्मा अगर अपनी बुक बनाया तो उनका ग्राउंड तो एनसीईआरटी रहा है, आर एस अग्रवाल की बुक का ग्राउंड तो एनसीईआरटी है। तो हम कभी भी एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो कॉम्बिनेशन में स्टार्टिंग जो बुक होता है, स्टार्टिंग जो पॉइंट है, दैट इज एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के साथ हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मान लो एनसीईआरटी सेकंड पार्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो कोई पूछे कि एनसीईआरटी सफिशियंट है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेरा ऐसा मानना है कि नहीं। क्योंकि एनसीईआरटी में हालांकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बड़े अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, हर वेराइटीज के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी बुक सफिशियंट नहीं माना जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के लिए। लेकिन एनसीईआरटी प्लस अगर हम एग्जाम्पलर का कॉम्बिनेशन बना लें, तो मेरा ऐसा मानना है कि 90 to 95% पर्पस बच्चों का सॉल्व हो जाएगा। तो उस केस में बच्चों को आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या बीके सिंह की बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी बुक का कहीं भी यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं कि प्रमोशन करूं। मैं तो बच्चों को ये चाहता हूं कि यार अगर आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पर अच्छे तरीके से कमांड कर लो, तो नो नीड टू स्पेंड योर मनी। क्यों आप 500-600-700 रुपए अपना खर्च कर रहे हो? क्यों आप दुनिया भर के सैंपल पेपर्स ले रहे हो? आप अपने बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो ना, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को स्ट्रॉन्ग कर लो। और एग्जाम्पलर मेरा हमेशा से बड़ा फेवरेट बुक रहा है, सिंस रेफरेंस बुक की बच्चों को जरूरत पड़ने के पीछे मेन मकसद जो है, मेन जो रीजन है ना, कि बच्चे एक टाइप के क्वेश्चंस के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करें, तो उनको एक डिफरेंट रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट होती है, आरएस हो, आरडी हो या बीके सिंह की बुक हो। तो उस केस में बच्चों को जरूरत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर जो है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट एज फार एज
दिस चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसर्न, तो 7 से 8 नंबर का जो मैंने बोला कि इसका वेटेज है, तो बच्चे अगर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इंक्लूडिंग सॉल्व एग्जाम्पल कर लेते हैं, हालांकि बच्चों को एग्जाम्पलर के केस में थोड़े से क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस हट भी जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा टीचर के सुपरविजन में उस बुक को करना चाहिए। बट एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल और अनसॉल्व सारे क्वेश्चन बच्चे अगर कर लें और एग्जाम्पलर के अगर सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लें, तो दे कैन इजीली स्कोर 7 to 8 मार्क्स, जो उसका मैक्सिमम वेटेज है। तो इस पर्टिकुलर लेसन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व, विल इट हेल्प? प्रीति, प्रीवियस ईयर्स बेसिकली हम लोगों ने एक ऐसी अपनी अवधारणा बना ली, अपनी मेंटेलिटी बना ली, पीवाई क्यू। ऐसा मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स में कहीं कोई क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स नहीं आता है, डिजिट तो चेंज हो ही जाते हैं ना। तो पीवाई क्यू अगर बच्चे पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लें, एग्जाम्पलर अच्छे से कर लें और किसी भी रेफरेंस बुक के सॉल्व एग्जाम्पल को कर लें, अब दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन वी हैव कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ एनी बुक, एनी गुड बुक, आई मीन, ठीक है, एक अच्छी किताब की बात, आर एस अग्रवाल आरडी हो या वीके सिंह की बुक हो, तो तीन अगर सॉल्व एग्जाम्पल रेफरेंस बुक से कर ले, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर ले, एग्जाम्पलर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर ले, तो पीवाई क्यू वहां पर एक आपको क्या हेल्प करता है ना, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या हो गया ना कि दे आर ट्रेंड सेटर्स क्वेश्चन, यू नो। ट्रेंड सेटर्स मींस कि भाई बच्चों जब पीवाई क्यू क्वेश्चन जब करते हैं, तो थोड़ा सा उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है यार कि हाँ यार मैंने तो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस कर लिए, तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, ठीक है, उनका मोरल बूस्टअप हो जाता है। तो दैट इज व्हाई वी ऑप्ट फॉर पीवाई क्यूज, नथिंग मोर देन दैट, बिकॉज पीवाई क्यू तो बच्चों को मैं मानता हूं कि एक बार गो थ्रू करना चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पीवाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और एक बच्चे 3 बुक से अगर कर ले ना, तो पीवाई क्यू उनको एक उनका मोरल बूस्टअप करने का काम करेगा कि हाँ यार ये तो मुझे आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, तो यस पीवाई क्यू इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वहां पे कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो पीवाई क्यू के लिए कोई इनको डिफरेंट बुक्स लेने की जरूरत होगी, अगर ये 3 किताब कर ले, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उस केस में पीवाई क्यू की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इंटरनेट पे हमारे वो क्या करें कि सीबीएसई के साइट पे जाएं, जाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वहां पे 4-5 साल के क्वेश्चंस निकाल करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें, जस्ट गो थ्रू ऑल क्वेश्चंस, तो एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो पीवाई क्यू का हेल्प यहीं पर है, बिल्कुल। ठीक है सर, अब इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या ट्रेंड क्या है, कुड यू प्लीज शेयर दैट? अब प्रीति, मैं अगर इस चैप्टर की बात करूं ना, इसके ट्रेंड्स की बात करूं, तो ट्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है कि एपी में जो टोटल जो फॉर्मूलेज बनते हैं ना, पहले उसके ऊपर बच्चों को कमांड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हम nth टर्म से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो a प्लस एन माइनस वन डी, nth टर्म फ्रॉम द एंड l माइनस एन माइनस वन डी, और nth टर्म होता है किसी भी एपी का, और l के इक्वल होता है। 3 फॉर्मूले यहां बन गए। चौथा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स, n/2 टू a प्लस एन माइनस वन डी, और उसके बाद अगर लास्ट टर्म गिवन है सम वाले केस में, तो एस एन इक्वल्स टू n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस एल। तो टोटल 5 फॉर्मूले हैं। उसके बाद बच्चे 2 कॉम्बिनेशन और याद रख लें, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर 3 टर्म्स का सम गिवन है, तो वहां पर a प्लस डी, a प्लस टू डी ना लेकर के a माइनस डी ए और a प्लस डी ले ले, या अगर 4 टर्म गिवन है, नॉट मोर देन 4 टर्म्स, तो a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी का कॉम्बिनेशन ले ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में कभी कभी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछे गए। तो 2 ये पार्ट याद रखना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उन्हें एक फॉर्मूला ये ऐसा याद रखना है, जो लास्ट 2 से 3 साल के ट्रेंड में बार बार पूछे गए इससे क्वेश्चन, कि अगर आपके पास nth टर्म गिवन है और अगर आपको अगर आपके पास एस एन निकालना है, देखो अगर हमारे हर एपी का अपना एक जनरल टर्म होता है ना, अगर मैं बोलूं कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो इस एपी का अपना एक जनरल टर्म है, ठीक है, बिकॉज वी हैव ए इज गिवन, डी इज गिवन, तो वी कैन फॉर्म ए एन, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन डी। ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो इस एपी का एक जनरल टर्म निकल जाएगा, राइट। उसके बाद हम A1, A2, A3, A4 कुछ भी पुट कर दें तो एक हमारा एपी बन जाएगा। उसका अगर हमें सम निकालना तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर एसएन का अगर जनरल टर्म दे रखा है और अगर हमें एनएच टर्म फाइंड करना है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बाकी उसको अलग अलग मेथड से भी हम करते हैं। तो उस केस में ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन का फॉर्मूला बच्चा यूज करे, तो इससे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर एस एन गिवन है और अगर हमें एनएफ टर्म फाइंड करना हो, तो उस केस में बच्चों को 2, 4, 5 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। मेरी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले मेथड पे दिए हुए हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि बार बार हर साल करीब करीब इससे क्वेश्चन होते हैं। 4 से 5 फॉर्मूले बच्चे याद रखें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो इससे ज्यादा तो एपी में फॉर्मूला कोई बनता नहीं है। अब बात रहा कि इससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं,
तो मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि एनसीईआरटी बुक इज मोर देन सफिशिएंट। तो इसमें कोई स्पेसिफिक कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर सकता कि तुम यही क्वेश्चन पढ़ लो। फॉर्मूलेस के ऊपर ग्रिप बहुत जरूरी है कि अगर फॉर्मूले पर अच्छा कमांड है तो कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा दे तो बड़े बड़े बच्चे बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर मैं एक इन शॉर्ट लैंग्वेज में बात करूं, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो हमेशा क्या करता हूं, एक एपी लिख देता हूं, एक सीक्वेंस लिख देता हूं जो एपी का होता है, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 और लास्ट में एक 100 लिख देता हूं। मैं बस एक ही क्वेश्चन लिख करके उससे कम से कम 20 क्वेश्चन बच्चों को करवाता हूं, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि सही में यार पूरा एपी अगर देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन के अराउंड जो है ना इर्द गिर्द वो घूमता रहता है। तो कोई फॉर्मूलेस का बस कहां पे किस फॉर्मूले का हमें एप्लीकेशन पुट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात नहीं है, बस यस मैंने ऐसा कहा कि अगर एसएन गिवन है, ए निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस क्या एपी में पूछे जाएंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि यस, प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन एपी से आ सकते हैं। जैसे सम ऑफ एम टर्म्स दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, तो सम ऑफ एम प्लस एन टर्म क्या होगा? तो किसी भी अच्छे बुक से प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन बच्चों को कर लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आएंगे। अब बात रहती है कि केस स्टडी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एपी के केस में। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को एनसीईआरटी बुक में जितने भी जो अनसॉल्व में लास्ट में 4-5 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो स्पाइरल बना करके दिया हुआ 4-5 क्वेश्चन है, बच्चे उन क्वेश्चंस को जरूर कर ले। हो सकता है कि एनसीईआरटी का सेम टू सेम क्वेश्चन उनके पेपर में आ जाए और केस स्टडी का पार्ट हो। यूजुअली हम जब क्लास में बच्चों को करवाते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम इग्नोर करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को वहां से कर लें, फॉर्मूलेस पर अच्छे तरीके से अपनी ग्रिप बना लें। तो कुछ अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत बच्चों को नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर फॉर्मूले को बढ़िया तरीके से समझ लें तो बड़े अच्छे से आराम से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पुट कर लेंगे, और उस केस में एपी सेफ है। और एपी इसलिए भी उनको सेव करना पड़ेगा क्योंकि क्लास 11th में भी उनको एपी पढ़ना है। तो ये रहा ओवरऑल एपी का कॉन्सेप्ट। थैंक यू सर। सर यू रियली मेड इट इजी। सो चिल्ड्रन, सर ने जैसे कहा था सीबीएसई वेबसाइट, तो आई जस्ट रिपीट, इट इज cbse.nic। उसके एकेडमिक वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे सैम्पल पेपर्स होते हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चिल्ड्रन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच।